हेलो स्टूडेंट्स, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपसे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कस करने फिर आ गया। एक्चुअली हम लोग जो पिछले वीडियोस में टॉपिक पढ़ रहे थे वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड था। नर्वस टिश्यू की बात कर ली थी, नर्वस सिस्टम की बात कर ली थी, एक्सॉन डेंड्रॉन की बात कर ली थी। अब एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक आता है, दैट्स अ नर्व इंपल्स कंडक्शन। बहुत सारे बच्चों में इस टॉपिक को लेकर बहुत सारा भ्रम बना रहता है और उसकी सिर्फ एक वजह है कि हम कोई भी टॉपिक जब पढ़ने की बात करते हैं या समझने की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कोई ऐसी चीज बताओ जिससे तुरंत आ जाए, क्योंकि आज के परिवेश में हम सिर्फ ऑनलाइन डिपेंडेंसी है तो हमेशा वो टॉपिक ढूंढते हैं जहां टैगलाइन हमको मिले कि 2 मिनट में आप ये टॉपिक पढ़ लेंगे। जबकि सच्चाई ऐसा नहीं होता। आप ऐसे वीडियोस को खोल के देखते हैं तो पता चलता है कि उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो टैगलाइन से अपने व्यूज बढ़ जाते हैं। क्योंकि एक नया एरा शुरू हो चुका है और इस एरा में भी आपको ये पहचानना होगा कि कौन से वीडियोस या कौन से लेक्चर्स आपके लिए बेनिफिशियल हैं। अपना वक्त उसी को दें। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर से फायदा होता है तो आप ये वीडियोस देखिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये वर्थ नहीं है तो कतई मत देखिए। खैर, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट्स अ नर्व इंपल्स कंडक्शन। और हर बार की तरह मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको वीडियो पूरा देखने के बाद लगे कि ये वर्थ है, आपके समय को हमने सही यूज किया, तो आप उसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। इससे हमें अप्रिशिएशन मिलता है, क्योंकि हमारे लिए वही हमारी अप्रिशिएशन है, वही हमारी एनर्जी है। आप चाहें तो हमारे जो ऐप है उसे भी डाउनलोड कर लें। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर। नाम है डॉक्टर कमलेश नारायण, और उसके नाम से जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर बहुत सारी चीजें मिलेंगी, इंटरेक्ट भी हमसे कर पाएंगे, बहुत सारे टेस्ट हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं। तो ये बात मैंने नए व्यूअर्स के लिए कही जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए। खैर, अपने टॉपिक पे आते हैं। जो नर्व इंपल्स कंडक्शन है वो मैं एक ही वीडियो में नहीं लूंगा, मैं छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको जोड़ करके फिर लास्ट में समराइज करूंगा नर्व इंपल्स कंडक्शन। तो इसमें सबसे पहला जो टर्म आता है इंपल्स कंडक्शन पढ़ने के लिए, एंड दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसे हम कहते हैं RMP। अब शॉर्ट में बात करें तो इसे कहते हैं -60 से लेकर -90 मिलीवोल्ट इज RMP। औसतन हम अपनी टेक्स्ट बुक में जो यूज करते हैं वो -70 मिलीवोल्ट यूज करते हैं। तो ये बात तो रटी जा सकती है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है। वो तो हमारे क्लास 3 के बच्चे को भी अब लोग रटा देते हैं, कहते हैं भैया याद कर लो, कुछ होता है, दैट इज RMP। तो RMP का फुल नाम है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, नहीं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस। अब डिफरेंस हम बोलते नहीं, क्योंकि यहां पर जो मेम्ब्रेन है न्यूरॉन में, न्यूरॉन के एक्सॉन पार्ट में, जिसे आप एक्सोलेमा कहते हैं, उस एक्सोलेमा को मेम्ब्रेन कहा गया। उस मेम्ब्रेन के अलोंग, यानी आउटर सरफेस पर, इनर सरफेस पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। कब? रेस्टिंग टाइम। रेस्टिंग मीन्स जब न्यूरॉन से इंपल्स कंडक्शन ना हो रहा हो, यानी काम ना कर रहे हो, तो रेस्टिंग फेज। यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वह पोटेंशियल डिफरेंस है एक्सोलेमा में जिस समय न्यूरॉन काम नहीं कर रही होती।
काम नहीं करने का मतलब नो इम्पल्स कंडक्शन। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये -60 से -90 मिली वोल्ट या -70 मिली वोल्ट आ कैसे जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है। आप जब न्यूरॉन पढ़ते हो तो इज बेसिकली ये सेल, एक टिपिकल सेल है। हम जहां पढ़ रहे हैं टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। तो जो न्यूरॉन का एक्सॉन पार्ट है, अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म बोलते हैं एक्सोप्लाज्म है, और उसके बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। सामान्यतः सेल में ऐसा होता है। तो हम इस टॉपिक में जो बातें करेंगे वो उस समय की बातें कर रहे हैं जिस समय इंपल्स कंडक्शन नहीं हो रहा है, यानी रेस्टिंग फेज। यानी रेस्टिंग फेज के दौरान अगर देखा जाए तो एक्सोलेमा के अंदर यानी एक्सोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम आयन बाहर की तुलना में तकरीबन 30 गुना ज्यादा है। यानी ज्यादा है, पॉजिटिवली चार्ज जो है पोटेशियम है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अंदर सोडियम नहीं है ना, मैं सिर्फ जिसकी बात कर रहा हूं वही समझिए। एक्सोप्लाज्म में बहुत सारे कैटायंस होंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कैटायन है वो है पोटेशियम। पोटेशियम सेल के अंदर भी होता है, सेल के बाहर भी होता है, लेकिन जो एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम का कंसेंट्रेशन है वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की तुलना में तकरीबन 30 गुना ज्यादा है। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन यानी पोटेशियम आयन है, दैट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। तो ये तो सेल के अंदर की बात हो गई। यहां एक गलती होती है। वो गलती ये है कि बच्चा समझता है कि सर ने कहा एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि एक्सोप्लाज्म में एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की तुलना में ज्यादा पोटेशियम होता है, ये कहा है। तो जब ये सवाल पूछा जाता है कि पोटेशियम आयंस आर प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, तो आंसर इज बोथ। यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, हम गाइड से पढ़ते हैं, बड़ा शॉर्टकट भागते हैं, तो गलतियां बढ़ने लगती हैं। खैर, पहली बात पूरी हो गई कि एक्सोप्लाज्म के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम आयन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में पाए जाने वाले पोटेशियम आयन की तुलना में काफी ज्यादा है, और जो न्यूट्रलाइज है नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन से। जरा बाहर समझते हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या है। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम आयन तो है, लेकिन ज्यादा नहीं है। ज्यादा क्या है? सोडियम आयन। तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन एक्सोप्लाज्म की तुलना में 10 से 15 गुना ज्यादा है। और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में जो सोडियम आयन है वो न्यूट्रलाइज होता है नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन से। अब ये इतना सरल पॉइंट है, शॉर्ट मारने के चक्कर में हम इसको कठिन बना देते हैं। बच्चे को लगता है सेल के अंदर पोटेशियम और प्रोटीन और सेल के बाहर सोडियम और क्लोराइड, जो गलत है। पोटेशियम और प्रोटीन सेल के अंदर भी है, सेल के बाहर भी है। अंदर ज्यादा है। सोडियम और क्लोराइड सेल के अंदर भी है, बाहर भी है, बाहर ज्यादा है। तो ये तो पहली बात हो गई हमारी कि कैटायन और एनायन हैं दोनों जगह, लेकिन कहीं पर अलग अलग कंसंट्रेशन है। अब हमारा जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये कहता है कि पोटेशियम और प्रोटीन की टेंडेंसी एक्सोप्लाज्म से बाहर निकलने की है, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। सोडियम और क्लोराइड जो बाहर ज्यादा है, इनकी टेंडेंसी है अंदर की तरफ आया जाए। लेकिन सर टेंडेंसी से कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार टेंडेंसी होती है। सर महत्वपूर्ण रोल है परमिबिलिटी का। तो जब हम रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं तो एक्सोलेमा इज मच मोर परमेबल फॉर पोटेशियम आयन एंड लीस्ट या नियरली इम्परमेबल फॉर द सोडियम आयन। तो सोडियम भैया बाहर ही रह जाएगा। जब तकरीबन इम्परमेबल है तो सोडियम अंदर तो आ नहीं सकता, लेकिन पोटेशियम इज हैप्पी कि भाई इस कंडीशन में हम बाहर जा सकते हैं। तो पोटेशियम थोड़ा आगे बढ़ता है।
तो जैसे जैसे बढ़ के वो एक्सोलेमा क्रॉस करता है, एक्सोलेमा क्रॉस करके वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ पहुंचता है, लेकिन इट हैज टू अडहियर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एक्सोलेमा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि रेस्टिंग कंडीशन में पोटेशियम आयन एक्सोप्लाज्म से निकल के एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ आता तो जरूर है, क्योंकि परमिबिलिटी भी है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी है, लेकिन दीज पोटेशियम आयन गेट अडहियर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एक्सोलेमा। क्यों? Because of electrostatic attraction by the negatively charged protein present on the exoplasm। क्योंकि जब सेल के अंदर मूव हो रहा था तो जैसे जैसे पोटेशियम मूव करता था उसके साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होने के कारण प्रोटीन भी मूव करता था, लेकिन चूंकि प्रोटीन का साइज बड़ा है, परमिबिलिटी भी नहीं है, इसलिए ये तो क्रॉस नहीं कर सकता एक्सोप्लाज्म को, एक्सोलेमा को, लेकिन पोटेशियम आयन क्रॉस करके आउटर सरफेस पे आ जाता है, एंड दैट विल क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किस वजह से हुआ, रेस्टिंग कंडीशन में ही हमें, तो आंसर है एग्जिट ऑफ पोटेशियम आयन। लेकिन इतना कर लेते हैं तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज रह जाती है। लोग याद कर लेते हैं पोटेशियम आयन बाहर निकलने से मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, लेकिन सर ये समझिए, ये पोटेशियम आयन जो निकलते हैं they has to adhere on the outer surface of exolemma because of electrostatic attraction by that negatively charged protein, and that will create the membrane potential difference। तो ये इस टॉपिक में एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है सर, सैकड़ों बार एग्जाम्स में आ चुके हैं कि membrane potential difference is generated is because of तो exit of potassium। अब सर ये नॉर्मल कंडीशन यानी रेस्टिंग कंडीशन जब तक बनी रहेगी तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, पोटेशियम लगातार बाहर जाता रहेगा, जिससे मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस लगातार चेंज होता रहेगा। जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस है यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड में एक फॉर्मूला बनाया गया। वैसे तो डिफरेंस को आप आउटर सरफेस के लॉन्ग भी बोल सकते हैं, इनर सरफेस के लॉन्ग भी बोल सकते हैं, लेकिन इन जनरल मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस इज रिटन ऑन या अलोंग इनर सरफेस ऑफ एक्सोलेमा विद रिस्पेक्ट टू आउटर सरफेस। जैसे मैंने बोला -10 मिलीवोल्ट, इसका मतलब एक्सोलेमा के इनर सरफेस पे -10 है और बाहर की तरफ 0 है, जबकि 0 है नहीं, क्योंकि आप कह रहे हो ना पोटेशियम आयन। तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि -10 का मतलब अगर बाहर 0 है तो अंदर -10, लेकिन सच ये है कि अगर बाहर 60 मिलीवोल्ट है तो अंदर 50 मिलीवोल्ट है, बाहर अगर 70 मिलीवोल्ट है तो अंदर की तरफ 60 मिलीवोल्ट है। खैर, लगातार पोटेशियम आयन बाहर जाता रहेगा, अंदर के सरफेस पर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन आता रहेगा, तो जाहिर है ये -10 है तो -20 होगा, -30 होगा, एंड सो ऑन, बढ़ता ही जाएगा सर, सैकड़ों हजारों न जाने कब रुके। लेकिन सर एक और विचित्र घटना होती है, वो भी समझिए। जैसे ही हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते चेंज होते सब -60 से -90 के बीच में कहीं पहुंचता है, से द -70 जो हमने याद कर रखा है अपने स्टैंडर्ड पे, लेकिन कहीं भी हो सकता है, -60 पे भी हो सकता है, -70, -80, -90, इन्हीं के बीच में। जैसे ही हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस इस रेंज में पहुंचता है, तुरंत एक्सोलेमा में एक सोडियम पोटेशियम एंजाइम है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम, वो एक्टिव हो जाता है और कुछ ऐसा करता है जिससे मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस फर्दर चेंज नहीं होता, जितना हुआ था उतना ही रुक जाता है। यस, दैट इज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस। तो जनरेट किया एग्जिट ऑफ पोटेशियम आयन ने और मेंटेन किया सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम ने। तो यही दो सवाल हैं
जो बार बार पूछे जाते हैं कि जनरेशन ऑफ आरएमपी इज बाय एग्जिट ऑफ पोटेशियम आयन एंड मेंटेनेंस ऑफ आरएमपी इज बाय द सोडियम पोटेशियम एटीपेज या सोडियम पोटेशियम पंप। इस पंप को मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो कमियां हैं वो छोटे छोटे क्लिप से आप दूर करें। तो इतनी बात आपके समझ में आना चाहिए। जो महत्वपूर्ण चीज है वो समराइज कर दे रहा हूं कि पोटेशियम आयन का बाहर निकलना, एक्सोलेमा की आउटर सरफेस पे चिपके रहना ही वजह है जनरेशन ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जैसे ही हम -60 से -90 मिली वोल्ट के आसपास मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर पहुंचते हैं, एक एंजाइम जो एक्सोलेमा में ऑलरेडी पाया जाता है वो एक्टिव हो जाता है, कुछ ऐसा करता है जिससे मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस फर्दर चेंज नहीं होता है। जितना चेंज हुआ था उतना ही रह जाता है, एंड दैट इज नोन एज एन सोडियम पोटेशियम पंप, एंड दिस एंजाइम इज सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम, तो दैट विल मेंटेन द आरएनपी। इसलिए आप रटे हुए हैं कि दैट इज आरएनपी इज -70 मिली वोल्ट, क्योंकि शायद -70 मिली वोल्ट पे वो एंजाइम एक्टिव हुआ, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है। -80 पे भी हो सकता है, -90 भी हो सकता है। अलग अलग न्यूरॉन्स में ये अलग अलग आरएनपी होता है। हमने 12th स्टैंडर्ड पे -70 कर रखा है। तो ये रहा हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस। सिर्फ 2 पॉइंट बताए आपके 10-15 मिनट लेने में कि जनरेट किसने किया और मेंटेन किसने किया। आगे के वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक को प्रोसीड करूंगा। स्टे कनेक्टेड। We'll be right back.